हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। अगर आपने उनको देखा होगा तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। इससे पहले मैंने साइंस की क्लास 1 दे दी है, जहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जाना था। और अगर आपने उनको देखा होगा तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्लास नंबर 2 रहने वाली है। यानी जो हमारा चैप्टर चल रहा है फूड, जिसकी क्लास नंबर 2 है। जो इंपॉर्टेंट बातें रह गई थी उस सेशन में, यानी क्लास नंबर 1 की जो इंपॉर्टेंट बातें रह गई थी, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए हमारे टॉपिक रह गए थे, यानी क्लास 1 के उन चैप्टर्स को हम यहाँ पे, उन टॉपिक्स को हम डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, चलते फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही लेंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलते फिर आगे। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास नंबर 2 यानी फूड चैप्टर का जो महत्वपूर्ण, यानी जो बहुत ही सीटेड के लेवल को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि 4 से 5 नंबर में आता है, जिसके क्वेश्चन जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, ट्राइसेकेराइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या है कि जब आप, मतलब वही है कि अगर आपने टॉपिक्स को पढ़ लिया है तो क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछेगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। जब आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं तो आप ऑप्शन ऑप्शन कर रटोगे, तो वो हमारे लेवल में है नहीं। फिलहाल के लिए आप क्या करिएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलते फिर पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो क्या कह रहा है। ये चल रहा है फूड चैप्टर और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। पढ़िएगा, लिखा हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं शुगर के बारे में, यानी चीनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हर चीज को सीखना है। लाइक अगर हम बात करें शुगर की, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, यानी C12H22O11। ये केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, शुगर का। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो चीनी है ये मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या ट्राइसेकेराइड है, यहां पे भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि अगर यहां पे कार्बन 6 होते तो आप मोनो बोल सकते थे, लेकिन यहां पे 12 है, इसलिए ये क्या है, ये एक डाइसेकेराइड है। कैसा है, डाइसेकेराइड है। मतलब अगर आपसे उसने क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताइएगा कि जो सुक्रोज है, यानी जो चीनी है, वो मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या ट्राइसेकेराइड है, तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा कि ये एक डाइसेकेराइड है। यहां पे सुक्रोज की बात करी जा रही है, तो सुक्रोज जो होता है ये है क्या, ये एक जैव अणु है। क्या है, अगर इसकी बात करी जाए तो ये क्या है, एक जैव अणु है। जैव अणु का मतलब होता है कि ये एक बायोमोलिक्यूल है। क्या है, बायोमोलिक्यूल है। क्या, कौन, शुगर की बात करें, चीनी जो है वो एक बायोमोलिक्यूल जैव अणु है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, देखो आप टॉपिक पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन। और हम आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, जैसे हमने सीडीपी के कराए हैं और जैसे हिंदी के कराए हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि चीनी एक कार्बोहाइड्रेट, जैसे यहां पे बताया गया कार्बोहाइड्रेट। आप समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक बायोमोलिक्यूल, सिंपल आप समझते हैं, लेकिन यहां पे कार्बोहाइड्रेट है क्या, यानी जो चीजें हमको प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, यानी जो हमें नेचर ने दी, लाइक प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हमको एनिमल से मिली हुई है या फिर हमको प्लांट से मिली हुई है। तो वही बात कह रहे हैं कि जो भी चीजें हमको प्रकृति ने दी हुई है, लाइक वो एनिमल से मिली हो चाहे प्लांट से मिली हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलनी चाहिए, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड, वसा, ये सारी की सारी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो भी हम दैनिक जीवन में खाने पीने के लिए यूज करते हैं। ऐसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि गन्ने का तना रसदार होता है, इस जूस में सुक्रोज नामक चीनी होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल फॉर दैट आपको बताया हुआ है कि गन्ने का तना जो होता है वो कैसा होता है, रसदार होता है, इस जूस में सुक्रोज नामक चीनी होती है। यानी सुक्रोज का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये एक डाइसेकेराइड है या फिर एक ट्राइसेकेराइड है, या ये क्या है, यानी समझ गए। तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया कि C12H22O11 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे इन्होंने बोला है कि चीनी के क्रिस्टल केंद्रित गन्ने के रस से प्राप्त होते हैं और पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। ये बात आपसे पूछ सकता है वहां पे क्रिस्टलीकरण के बारे में, कि चीनी के क्रिस्टल जो होते हैं वो गन्ने के रस के से प्राप्त होते हैं, यानी कैसे प्राप्त होते हैं, चीनी के क्रिस्टल जो होते हैं वो गन्ने के रस से प्राप्त होते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है,
सिंपल नॉर्मल बात है, एज अ टीचिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी करें, तो इतनी बात तो आप नॉर्मल समझ ही जाओगे कि ये क्रिस्टलीकरण की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम जान पाते हैं। आगे इन्होंने बोला कि चुकंदर की जड़ें भी चीनी से भरपूर होती हैं। आपको पता है कि चीनी यानी चुकंदर जो होता है उसकी जड़ें भी चीनी से भरपूर होती हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल मेन मुद्दा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, और कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड क्या है, डाई क्या है, और चीनी के क्रिस्टल जो होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, गन्ने के रस से प्राप्त होते हैं। ये बात आपको जानने की जरूरत है, और आपको केमिकल फॉर्मूला इसका याद रखने की जरूरत है कि चीनी का जो है वो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग सेशन तो नहीं रहने वाला है ये, क्योंकि इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 दे चुका हूं इसी चैप्टर की, फूड चैप्टर की। अब हम थोड़ा सा आगे जान लेंगे मसालों के बारे में कि मसालों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। देखिएगा इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अगर हम मसालों की बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि मसाले पौधों के वे हिस्से होते हैं जिनका उपयोग पके हुए भोजन में स्वाद और क्या स्वाद जोड़ने के लिए किया जाता है। ये 2 बार यहाँ पे ऐड हो गया, हमारे टाइपिंग मास्टर थोड़ा सा कंफ्यूज है इस टाइम पे। क्या लिखा हुआ है कि मसाले पौधे के हिस्से होते हैं, क्या होते हैं, हिस्से होते हैं जिनका उपयोग जो होता है पके हुए भोजन को क्या स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनका टेस्ट अच्छा करने के लिए हम मसालों का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यूज करने में मतलब पूछ सकता है कि किसमें हम मसालों का उपयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मसालों का पोषण मूल्य बहुत कम या कोई नहीं है, यानी मसालों का पोषण यानी मूल्य कैसा है, यानी रेट उनकी कैसी बहुत ही नॉर्मल रेट है जिसको बोला जा रहा है, यानी मसाले जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे कम रेट में। आगे इन्होंने क्या बोला, उदाहरण के लिए इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमें समझने के लिए मसालों का, कि काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, अदरक हो गई, उसके अलावा हल्दी हो गई, यानी इन इंपॉर्टेंट बातों को बताया हुआ है कि ये मसाले जो हैं वो पके हुए भोजन में स्वाद को बढ़ाने के काम आते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारा फूड चैप्टर जो है उससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि ये एक नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है जो बार बार पूछा जाता है, समझ लीजिएगा कि आइसक्रीम का स्वाद लेने के लिए उपयोग किया जाने वाला वेनिला एक आर्किड पौधे से प्राप्त होता है। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है कि जो आइसक्रीम का स्वाद होता है वो क्या उपयोग किए जाने वाले वेनिला एक आर्किड का पौधा होता है जहां से इसको प्राप्त किया जाता है। क्या का पौधा है, आर्किड का एक पौधा है। ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे हम क्वेश्चन इसी से टॉपिक से लाएंगे जो आपको याद रखने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि मसालों की बात करी जाए तो मसाले जो होते हैं वो पके हुए भोजन को स्वादिष्ट करने के काम आते हैं। फिलहाल के लिए ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इन्होंने हमसे आगे क्या बोला है। और कल हमने क्लास नंबर 1 में अनाज के बारे में डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जाना था, उस पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के घटकों के बारे में कुछ जानने वाले हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज ये भोजन के घटक होते हैं, यानी जहां से हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी क्या, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, यानी तो क्या होगा, तो हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो हम काम को अच्छे से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और इनमें से आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत बढ़िया से पता चल गया है कि चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर जो जैव अणु दिया हुआ है, वहां पे आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में समझा होगा। आगे क्या बोला कि इन्हें पोषक तत्व भी कहा जाता है। भाई हम इनको खाते हैं और खाने पीने वाली चीजों को हम पोषक तत्व बोलते हैं जिनसे हमें पोषण मिलता है, यानी जिनसे हमारी देखभाल होती है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है खा पी करके, तो इसीलिए इनको हम पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है पोषक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है, ऊर्जा देने जो नहीं हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है। अब ये बात तो हमको पता होगी कि ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है, तो आपको पता रखना है कि वो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होती है। आगे देखिएगा कि शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ यानी जो शरीर के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या, प्रोटीन है। यानी प्रोटीन जो है हमें मालूम है, हमारी बॉडी की बात करी जाए तो बॉडी में 60% जो है वो प्रोटीन की मात्रा होती है, और डीएनए यानी जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो 40% हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डीएनए यानी जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है और हमारी प्रोटीन जो है, क्योंकि प्रोटीन आपको पता है, मैंने बताया कि प्रोटीन जो है वो 60% है और डीएनए जो है वो 40%, न्यूक्लिक एसिड जो है वो 40% है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा तो प्रोटीन है
लेकिन आनुवंशिक पदार्थ हमारा क्या है, वो 40% है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले जो था, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ ना मान के प्रोटीन को माना जाता था, लेकिन उसके बाद में जब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये पता किया कि प्रोटीन के अंदर द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, यानी जो प्रोटीन है उसके अंदर द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, यानी वो टूटता नहीं है और वो अपनी पीढ़ियों में, जनरेशन में नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक पहलवान है तो उसका बच्चा पहलवान नहीं होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो डीएनए होता है वो तो टूट के उनकी पीढ़ियों में भी जाता है, लेकिन जो प्रोटीन है वो पीढ़ियों में ट्रांसफर नहीं होती है। तो इसलिए इसको खारिज कर दिया गया और बाद में कहा गया जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए को ही मान लिया गया कि ये आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके अंदर द्विगुणन की क्षमता होती है, क्या द्विगुणन की क्षमता होती है कि ये टूट कर पीढ़ियों में जाता है, इसीलिए इसको आनुवंशिक पदार्थ माना गया था। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, और प्रोटीन के अंदर ऐसा नहीं कि आप मोटे तगड़े हो तो आपके बच्चे भी मोटे तगड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि शरीर निर्माण के लिए, यानी आपका शरीर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, यानी हमारी बॉडी की जो देखभाल करते हैं वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं। वो विटामिन होता है और खनिज होता है, यानी हमारी बॉडी की जो बस शारीरिक संरचना है, बनावट कैसी है, तो ये ज्यादातर डिपेंड करती है प्रोटीन पे, विटामिन पे, खनिज पे, कि हम क्या एज अ प्रोटीन पी रहे हैं, क्या प्रोटीन खा रहे हैं, विटामिन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपका पूरी तरीके से डेवलपमेंट तभी होगा जब आप अच्छे से खा पी रहे होंगे, ठीक है। तो भोजन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रहा है। आगे इन्होंने बोला कि शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पोषक तत्वों का परिवहन, परिवहन क्या करता है, पानी के माध्यम से, यानी वाटर जो होता है, यानी वाटर के माध्यम से, पानी के माध्यम से शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पोषक तत्वों का परिवहन होता है। आगे इन्होंने बोला कि रफेज पाचन में मदद करता है, यानी रफेज जो होता है, यानी रफेज की बात करी जाए तो ये जो होता है पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। यानी ये बात आपको याद रखनी है रफेज के बारे में कि रफेज जो होता है वो पाचन तंत्र में मदद करता है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस स्लाइड में हमने भोजन के घटकों के बारे में इंपॉर्टेंट बात जानी है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जो होते हैं ये क्या है, हमारे भोजन के घटक होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। लेकिन आगे हमने बोला कि इनको पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है इनको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषक तत्व के माध्यम, पोषक तत्व बोलते हैं। और आगे बात कर रहे हैं ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है। और शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन की बात कही गई, और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों में न्यूक्लिक एसिड को आनुवंशिक पदार्थ क्यों माना गया, क्योंकि उसके अंदर आनुवंशिक यानी द्विगुणन की क्षमता होती है जो पीढ़ियों में भी ट्रांसफर होती है। और आगे हम विटामिन के बारे में भी जान चुके हैं कि शरीर का निर्माण जो होता है, शरीर की संरचना यानी सुरक्षा जो होता है विटामिन के माध्यम से होती है, कि कोई भी बीमारी अगर आ रही है तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कितना है कि वो लड़के खत्म कर दे उस चीज को। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है। समझ समझ के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया होती रहे। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को, समझिएगा कि क्या बोला जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से ही ली गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शर्करा अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। यानी शर्करा, यानी शर्करा के अणुओं के आधार पर, यानी चीनी के अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, एक मोनोसैकेराइड है, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड है और तीसरा पॉलीसैकेराइड है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो एक को मोनो बोलते हैं और 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा और 4 से भी ज्यादा है तो उसको पॉली बोलेंगे। फिलहाल के लिए इन्होंने क्या किया है कि शर्करा अणुओं के आधार पर इन्होंने 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया कार्बोहाइड्रेट को। तो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। पढ़िएगा मोनोसैकेराइड क्या होता है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है सीटेट में। पढ़िएगा, ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं, यानी केवल एक शर्करा अणु। इस बात को आपको याद रखना है। मैंने आपको बोला मोनो का मतलब एक होता है, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं। कौन, मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं। लाइक ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि। यानी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि चाहे तो ग्लूकोज हो, चाहे तो फ्रक्टोज हो और चाहे तो ग्लैक्टोज हो, यानी ये एक शर्करा अणु के बने होते हैं जिनका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। यानी ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज का फॉर्मूला है। क्या,
C6H12O6। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैक्टोज etc। तो वही बात यहाँ पे कहीं आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोनो को एक बोलते हैं। अब आगे इन्होंने क्या लिखा कि ग्लूकोज का पुनः पाचन नहीं होता है। ये बात अभी आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि ग्लूकोज का पुनः पाचन होता है कि नहीं होता है, तो आपको तुरंत बता देना कि ग्लूकोज का पुनः पाचन नहीं होता है और यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या लिखा, ग्लूकोसादिया, क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोसादिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ग्लूकोसादिया। भाई इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जानने के लिए कि ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ग्लूकोज एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जो तुरंत के तुरंत आपको एनर्जी देता है। इसीलिए खिलाड़ियों को ये इंपॉर्टेंट चीजें जो दी जाती है ताकि उन्हें तुरंत तुरंत उनको एनर्जी मिल जाए खेलने के लिए। ग्लूकोज को अंगूर शर्करा के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो ग्लूकोज है उसको हम अंगूर शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज के बारे में पूछ सकता है, फ्रक्टोज के बारे में पूछ सकता है, और ग्लैक्टोज से ऑप्शन में ये पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि ये एक मोनोसैकेराइड है कि ये एक डाइसैकेराइड है कि ट्राई, तो आप तुरंत बोलोगे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो और चाहे ग्लैक्टोज हो, ये एक मोनोसैकेराइड होता है। सिंपल, ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो आगे इन्होंने बोला कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। तो सबसे जो शर्करा जो है, सबसे जो अच्छी शर्करा होती है वो कौन सी, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम, वही बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बेटा जब भी मेरे यार जब आप खुद से नोट्स बनाते हो तो आप जब उनको प्रिपेयर करते हो ना तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे चीजों के प्रति तब तक आपकी तैयारी बढ़िया हो ही नहीं सकती। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा शहद में पाई जाती है, यानी फ्रक्टोज जो है उसकी सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाएगी, शहद में पाई जाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखने की जरूरत है कि जो फ्रक्टोज होता है फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये पाई जाती है वो शहद में पाई जाती है। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फ्रक्टोज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, यानी जो फ्रक्टोज है उसको फल शर्करा के नाम से जानते हैं और जो ग्लूकोज है उसको अंगूर शर्करा के नाम से जानते हैं। आगे पढ़िएगा, यह ग्लूकोज से 50 गुना ज्यादा बढ़िया होती है, यानी मीठी होती है। कौन, ग्लूकोज से, कौन किसकी बात कर रहे हैं, फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं कि फ्रक्टोज होती है 50 गुना ज्यादा मीठी होती है, किससे, ग्लूकोज से। कौन, फ्रक्टोज जो होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने मोनोसैकेराइड को समझ लिया है बढ़िया विधिवत तरीके से कि मोनोसैकेराइड को, यानी मोनो का मतलब एक, यानी वे अणु जो एक, क्या इन्होंने बोल रखा ना कि एक शर्करा अणु के जो बने होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि देखेंगे आगे स्लाइड में इन्होंने क्या बोला है। ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी करवाएंगे। फिलहाल के लिए अभी ये टॉपिक आज हम फिनिश कर देंगे, यानी जो फूड चैप्टर है हमारा। अब पढ़िएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ये भी हमारे क्या है, ये सारे के सारे हम बायोमोलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, यानी जैव अणु क्या होते हैं। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं कि ये क्या होते हैं, ये प्रकृति में पाए जाने वाले वही चीजें हैं। तो ऑलिगोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या के अनुसार इन्हें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेट्रासैकेराइड, यानी जो ऑलिगोसैकेराइड होता है। देखो इतने अंदर की बात आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है कि जो हमारा ऑलिगोसैकेराइड है उसको भी कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट वे में। इन्होंने क्या बोला कि मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर जो ऑलिगोसैकेराइड होता है इसको भी बांट दिया गया है, किसमें, डाइसैकेराइड में, ट्राइसैकेराइड में और टेट्रासैकेराइड में। और डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो इसको भी बांट दिया है इन्होंने 3 टाइप में। आगे देखिए, एग्जाम्पल फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि चाहे सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, तो ये हमारे ऑलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं जिनका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ये क्या है, ये हमारे ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं। माल्टोज को अनाज शर्करा के नाम से, देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो हमारा माल्टोज होता है उसको अनाज शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं ला रहा हूँ उनको मैं डिटेल में इसलिए दे रहा हूँ ताकि उनका कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सुक्रोज को गन्ने की शर्करा, जो सुक्रोज हमारा जो चीनी है, जो शुगर है हमारा, शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर जो है उसको गन्ने की शर्करा, और जो माल्टोज है उसको अनाज शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं कि माल्टोज जो होता है उसको किस शर्करा के नाम से जानते हैं, अनाज शर्करा,
अंगूर शर्करा, गन्ने की शर्करा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम अनाज शर्करा के नाम से जानते हैं। तो आपको ऑलिगोसैकेराइड भी समझ में आ गया होगा कि पहली बात तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ऑलिगोसैकेराइड को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, तो आप सिंपल बोल देना कि मोनोसैकेराइड अणुओं के आधार पर इसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक हमारा डाइसैकेराइड और एक ट्राइसैकेराइड और एक टेट्रासैकेराइड। और आगे हमने क्या सीखा कि माल्टोज जो होता है उसको हम अनाज शर्करा के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारा सुक्रोज है उसको गन्ने की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखिए इन्होंने आगे क्या बोला है, समझेंगे थोड़ा डिटेल में आगे, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आगे। आप पढ़ लीजिएगा पॉलीसैकेराइड, हमने मोनो भी पढ़ लिया, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ज्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं होने वाला है, बट जो भी पढ़िए वो समझ समझ के पढ़िए ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। पढ़िएगा यहाँ पे क्या बोला। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड को। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है कि बहुत सी 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसिडिक बंध जुड़ने से बनते हैं। यानी जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो यहाँ पे आपको नंबर याद रखना है कि 2 से 10, क्या 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु जो होते हैं, यानी 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े होते हैं, और जुड़ने से ही हमारा पॉलीसैकेराइड बनता है। जैसे एग्जांपल फॉर दैट इन्होंने सेलुलोज को लिया हुआ है, स्टार्च को लिया हुआ है, ग्लाइकोजन को लिया हुआ है, काइटिन को लिया हुआ है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल में आते हैं। तो आपसे एग्जांपल में पूछेगा कि निम्नलिखित में से मुझे बताइए कि कौन सा पॉलीसैकेराइड है, तो आप तुरंत समझ जाना कि इनमें से सुक्रोज भी हो सकता है, सॉरी सेलुलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, काइटिन हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये हमारे जो है पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आती हैं चीजें। आगे लिखा हुआ है कि सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप ऑप्शन में तुरंत टिक करोगे कि सेलुलोज जो होती है वो प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कौन? सेलुलोज। तो सिंपल बात, ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। यहाँ पे देखो हर जगह पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके समझने के लिए, ठीक है। सिंपल बात यहाँ पे बेटा वही बोल रहे हैं भाई कि जो है सबसे ज्यादा प्रकृति में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो सेलुलोज पाई जाती है। आगे देखिए कि स्टार्च, अगर स्टार्च की बात करें तो इसका फॉर्मूला C6H10O5 का होल n, ये हमारा स्टार्च का फॉर्मूला है कि स्टार्च पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है। ये किसमें पाया जाता है? आलू में, चावल में जो है हमारा स्टार्च पाया जाता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, तो समझ में आपको आ गया होगा कि जो हमारा स्टार्च है वो प्रकृति में क्या पौधों में संचित होता है। इसका फॉर्मूला क्या? C6H10O5 का होल n होता है। n का मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। आगे देखो कि ग्लाइकोजन जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। यानी ग्लाइकोजन जो होता है, अगर ग्लाइकोजन से क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ग्लाइकोजन जो होता है वो जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं, जो ग्लूकोज में बदल जाता है। क्या? जो ग्लाइकोजन होता है जो जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, इन्होंने आगे बोला है। और ग्लूकोज मानव यकृत में संचित रहता है। यानी ग्लूकोज जो होता है वो मानव में यकृत में संचित रहता है। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज कहाँ संचित रहता है? मानव में। तो आप बोलोगे यकृत में संचित रहता है। कहाँ? यकृत में संचित रहता है। तो पॉलीसैकेराइड में जानने की केवल इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थी कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। सिंपल बात एकदम बोली गई है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। और कुछ एग्जांपल से आप याद कर लिए कि सेलुलोज भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है, और ग्लाइकोजन भी है। ये क्या है? ये सारे के सारे हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। अभी हमने फूड चैप्टर को बहुत बढ़िया से डिफाइन कर लिया है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, हमने उनको डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हमने पॉली को डिस्कस कर लिया है कि जहां पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे पॉलीसैकेराइड्स कहलाएंगे। और ग्लूकोज जो होता है वो मानव में यकृत में संचित रहता है। और स्टार्च पौधों में कहां पे? भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोगी होता है, जैसे आलू और चावल। और सेलुलोज जो होता है वो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो जानने के लिए हमारे बहुत ही जरूरी थी। और इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, ये फूड चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और भी टॉपिक हैं बट और हमने डिस्कस इसलिए नहीं करने क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन्हीं को बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके कम समय में और तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे डिटेल में ताकि आपको दिक्कत हो। बेहतरीन क्वेश्चन वही है, कम समय में
अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो अपने गम में खून आने से पीड़ित है, गम का मतलब होता है कि मसूड़ों में, यानी एक व्यक्ति जो है जिसके मसूड़ों में खून आने से पीड़ित है, उसमें किस विटामिन की कमी हो सकती है? आप मुझे बताइएगा, एक व्यक्ति जो है उसमें खून आने से पीड़ित है, वो व्यक्ति, उसमें किस विटामिन की कमी होगी? क्या वो विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी और विटामिन डी? तो वो विटामिन सी होता है जिसकी कमी से खून आने लगता है। और विटामिन सी जो होता है उसका केमिकल नेम या क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक अम्ल होता है जो खट्टी चीजें जैसे नींबू, आंवला वगैरह में ये पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कार्बिक एसिड होता है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और समझ के जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है। देखिएगा, कुछ चार पांच ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी जो है हम चैप्टर क्लास नंबर 1 दे चुके हैं इससे रिलेटेड। अब क्लास नंबर 3 जो होगी वहां पे केवल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल। देखिएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में उपयोगी है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने में उपयोगी होता है? विटामिन ए होता है, या फिर विटामिन के होता है, या फिर विटामिन B1, या फिर विटामिन डी? तो रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। कौन सा? यानी विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्के जमने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए उपयोगी है? तो वो हमारा विटामिन के है जो रक्त के थक्के जमने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमसे क्या बोला है। पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा सिट्रिक फल है? यानी सिट्रिक फ्रूट कौन सा है? यानी जो सिट्रिक फल कौन सा है जो खट्टी चीजें होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिट्रिक फल है? क्या वो नींबू है, संतरा है, मौसमी है? तीनों ही चीजें खट्टी चीजें हैं, इसलिए क्या है? ये तीनों के तीनों सिट्रिक फ्रूट हैं। आगे कौन से होगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऊपर के सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं यार, देख के आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है? अब बताइए मुझे कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है? क्या वो सुक्रोज है, क्या वो फ्रक्टोज है, और या फिर वो माल्टोज है, वो लैक्टोज है? तो आप मुझे बताइए। मैंने कहा था मोनोसैकेराइड का मतलब कोई कार्बन में C6 होने चाहिए, H12O6। तो यहाँ पे क्या है? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो ये तो होना नहीं है। माल्टोज का भी यही होता है, C12H22O11। लैक्टोज का भी यही होता है। तो कौन सा बचा? फ्रक्टोज। यानी क्या बचा है? फ्रक्टोज बचा हुआ है। अब हमें ये भी पता होगा कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो फ्रक्टोज, हम अभी जैसे मैंने बात करी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बी है। अब फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज की संरचना की बात कर लेते हैं कि फ्रक्टोज की संरचना यानी स्ट्रक्चरल क्या होता है फ्रक्टोज का। तो सिंपल है, अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये किसका है? ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। क्या है? ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखते हैं कार्बन कितने आपको दिख रहे हैं। कार्बन 6 दिख रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। हमने 6 कार्बन बना लिए और सभी में हमने लगा ली है सिंगल बॉन्ड। हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर किसका? फ्रक्टोज का। किसका बना रहे हैं? फ्रक्टोज का। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें सेकंड नंबर पे कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब फिलहाल के मैं अभी बता दूंगा कि कीटोन क्या होता है। कीटोन जो है वो एक कार्बोनिल यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बोनिल। जब आपसे कोई पूछे कि कीटोन क्या होता है तो कहोगे एक कार्बोनिल यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक होता है। और कार्बोनिल यौगिक की बात करी जाए तो इसका सिंबल जो है वो ये है, यानी CO जो होता है वो कार्बोनिल यौगिक का सिंबल होता है। अब आपको पता है कि ये सेकंड नंबर पे कीटोन हो जाएगा, बाकी सब जगह पे CHOH 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 और लास्ट में क्या? CH2OH हो जाएगा और ऊपर भी क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे कीटोनिक समूह तो है, ये कौन सा हमारा समूह? ये हमारा कीटोनिक समूह है। किसमें? हम फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो ये कीटोनिक समूह है। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सिल समूह है? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यानी अगर हम बात करें किसकी? फ्रक्टोज की, कि फ्रक्टोज की संरचना में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं? तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, यानी 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे बोले कि प्राइमरी अल्कोहल कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल कौन से हैं? एक ये है ऊपर और एक ये है, जहां पे CH2 से लगा हुआ OH
तो वो अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, तो यानी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये पूरी कीटोन की संरचना है। और चाहो तो मैं आपको ग्लूकोज की भी बता दूं कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, क्योंकि वो भी बार कभी कोई पूछ लेता है कि ग्लूकोज की संरचना में क्या होता है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है। इसका भी फॉर्मूला क्या है, C6H12 और O6, इसका भी फॉर्मूला, ये भी ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कितने सी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सब में क्या लगा दिया आपने, सिंगल बॉन्ड लगा दी, सब में सिंगल बॉन्ड, यानी 1 2 3 4 5 6 तो आपने कर लिए। लेकिन फ्रक्टोज की संरचना में आपने जब पढ़ा था तो आपको पता चला था वहां पे कीटोन समूह था, लेकिन यहाँ पे जो है वो एल्डिहाइड समूह जो है सबसे पहले नंबर पे रहेगा। क्या, CHO जो होता है वो केमिस्ट्री में क्या, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। यानी यहाँ पे बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ पे ये टॉपिक बायोलॉजी का ही है, बायोमोलिक्यूल जो है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री से इंटर रिलेट करा रहा हूं कि फर्स्ट नंबर पे CHO होता है, बाकी सब में CHOH 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 और CHOH और लास्ट में क्या, CH2OH हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला मेंबर क्या है, पहला मेंबर क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड की बात करें तो ये ग्लूकोज की संरचना है। तो जब आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज की संरचना में एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, तो आप कहोगे कि ग्लूकोज की संरचना में एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड भी एक क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन, एल्डिहाइड। सिंपल, समझ में आ गया होगा। अभी आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचनाएं भी समझ में आ गई। यहाँ पे मोनोसेकेराइड की बात कर रहे थे, तो मोनोसेकेराइड जो है वो फ्रक्टोज है, क्योंकि इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अब यहाँ पे बार बार मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड कह रहा हूं, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड का सिंबल ये होता है। अब जैसे मैंने कहा कि ये तो कार्बोनिल यौगिक है, लेकिन ये 2 टाइप्स में कैटेगराइज हुआ। जैसे अगर हम इसको कैटेगराइज करें, 2 टाइप्स में कैटेगराइज होगा। कौन, कार्बोनिल कंपाउंड। देखो अब हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे R रखिए और एक जगह पे H रखिए, और इसमें आप दोनों जगह पे R रख दीजिए, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 टाइप्स में कैटेगराइज हुआ, RCHO। देखो आपको दिख रहा होगा RCHO बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और RCHO जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, इसीलिए ये एक कार्बोनिल यौगिक है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, R, आगे क्या है C और डबल बॉन्ड O, और आगे क्या है R। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगाई, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी सिंपलर पार्ट विदाउट चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आपको हर वर्ड का मतलब सीखना है भाई। एज अ टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो मैं कोई भी वर्ड बोलूं तो आपको हर वर्ड का मीन पता होना चाहिए। तो वही बात है, यहाँ पे CO आ गया, और CO जो है वो क्या होता है, कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन। अगर आप आई एम टीचर ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में जहां पे भी आपको डाउट लग रहा है आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा बाकायदा विधिवत तरीके से। फिलहाल के लिए मैंने अभी बहुत सारी बातें केमिस्ट्री की यहाँ पे बता दी हैं। अब हम इसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और सेशन कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। और केमिस्ट्री में कहाँ पे डाउट है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल के लिए अभी हम आपको साइंस ही पढ़ा रहे हैं, तो साइंस में सारे टॉपिक आपके क्लियर कर देंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो बायोलॉजी के हों, और चाहे वो फिजिक्स के हों। कोई भी टॉपिक हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। फिलहाल के लिए ये हमारी क्लास नंबर 2 थी। अगली जो आएगी हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। यानी जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्लाइड नंबर 3 में, जो हमारे फूड चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सेशन आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सेशन पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर लेंगे, ताकि जब भी हमने एक नया वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे बहुत ही विधिवत तरीके से। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करूंगा। वही है, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। कल मिलते हैं 7 बजे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन के साथ में, बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा अगली बार में। सेशन कैसा लगा वो बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे यार। नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। अब हम कल मिलेंगे।